नहीं हुआ है। नमस्कार। आज बच्चों नरेशन जो है हम लोग बहुत लंबे दिनों से पढ़ रहे हैं। इसमें काफ़ी वीडियो हम बना चुके हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस को भी हम पढ़ा दिए हैं और इंट्रोगेटिव भी आप लोगों को पढ़ा दिए हैं। आज का जो टॉपिक है ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नरेशन में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन यहीं से आता है। तो आज हम ये चाहेंगे कि आज इस लेसन को, इस पार्ट को आप विधिवत और खूब ध्यान से पढ़ेंगे। आइए इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। अब देखिए, हम चर्चा कर रहे थे कि इम्परेटिव सेंटेंस, यानी नरेशन में हम आप लोगों को बताया कि 5 सेंटेंस होता है और पांचों सेंटेंस को हम लोग पढ़ते हैं। और नरेशन में आप सबको पता है कि जब सेंटेंस बदलता है तो नियमों में अंतर हो जाता है। क्लियर ना? नियम में बदलाव हो जाता है। तो नियम कहाँ से चेंजिंग होता है, क्या अंतर हो जाता है, उस चीज़ को समझिएगा। इंट्रोगेटिव जब हम आप लोगों को पढ़ा रहे थे तो वहाँ भी हम आपको बताए कि नियमों में अंतर होगा तो कहाँ से होगा। 2 जगह से अंतर होता है। पहला अंतर होता है कि सेड का परिवर्तन हम कैसे करते हैं, यानी सेड किस में जाएगा, ये अंतर एक आया था। एक अंतर आता है बच्चों, ये जो है कंजक्शन है, ये कंजक्शन क्या लगेगा, ये चीज़ होता है। तो आप सबसे अब हमको ध्यान क्या देना है कि जब सेंटेंस आपका नरेशन में आएगा तो हम सबसे पहले तो रिपोर्टेड स्पीच में यह पता लगाते हैं कि हमारा जो सेंटेंस आया है ये किस टाइप का आया है। असर्टिव आया हुआ है तो उसका नियम लगाएंगे, इंट्रोगेटिव आया हुआ है तो उसका नियम लगाएंगे, इम्परेटिव यदि आता है तो हम उसका नियम लगाएंगे। लेकिन जब सेंटेंस बदलता है तो जो नियम की बात कर रहे हैं कि हम उनका नियम लगाएंगे, इनका लगाएंगे, तो नियमों में अंतर कहाँ से, ये चीज़ आपको हम समझाएंगे पहले। तो आइए देखते हैं। इसमें 2 जगह अंतर होता है। पहला अंतर होता है कि सेट कैसे बदला जाएगा, ये पहला सेटिंग हो गया। और दूसरा सेटिंग जो होता है बच्चों, ये क्या होता है, कंजक्शन होता है। कंजक्शन जो है हम कैसे बदलते हैं, इसकी सेटिंग को जो है देखना जाता है। ठीक ना? अब थोड़ा समझिएगा कि आज का हमारा विषय है इम्परेटिव। तो हम सबसे पहले ये जान लें कि किस तरह के सेंटेंस को हम इम्परेटिव कहते हैं। समझ वाली बात ना? इम्परेटिव सेंटेंस जब आता है तो उनके आने का मॉडल क्या होता है, हम कैसे जानेंगे कि यह हमारा सेंटेंस जो है इम्परेटिव का है। क्लियर ना? तो देखिए, इम्परेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि वह सेंटेंस जिसमें आज्ञा का भाव प्रकट होता है हम उसको क्या कहते हैं, इम्परेटिव कहते हैं। यानी इम्परेटिव का मतलब क्या हो गया, ये आज्ञा सूचक होता है, जिसमें आज्ञा जैसा सेंटेंस लगे। और केवल आज्ञा ही नहीं होता है, इसमें जो है कम से कम 3 भाव देखने को मिलता है। हम सीधे सीधे कहेंगे कि वह सेंटेंस जिसमें आज्ञा या सलाह या विनती का भाव प्रकट होता है, हम ऐसे वाक्यों को क्या कहते हैं, इम्परेटिव कहते हैं। क्लियर ना? इंट्रोगेटिव में हम आपको क्या बताएं कि ऐसा सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछा जाता है हम उसको क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव कहते हैं। उनका मॉडल अलग होता है, ये आप लोगों को पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव। तो इम्परेटिव का डिफिनेशन सबको याद हो गया कि वह सेंटेंस जिसमें आज्ञा, आदेश या विनती का भाव प्रकट होता है हम उसको इम्परेटिव कहते हैं। और एक सबसे अच्छी बात ये बता दें कि हम कह रहे हैं कि सेड में जो परिवर्तन होता है यही से अंतर होता है। तो यहाँ सेड का परिवर्तन एक तरफा नहीं होता है, इम्परेटिव में एक तरफा नहीं होता है, इंट्रोगेटिव में एक तरफा आप कर रहे थे। असर्टिव सेंटेंस आ रहा था वहाँ भी एक तरफा हो रहा था। हम आपको एक बार बताए कि सेड को टोल्ड कर लो, आप करते गए। कब सेड को टोल्ड करना है और कब सेड सेड ही रहता है आपको पता हो गया, आप जान गए हो। क्यों? ऑब्जेक्ट रहेगा तभी हम करेंगे। और इंट्रोगेटिव में हम आपको क्या बताएं कि सेड को आक्स्ट में करना है। और हम कहे थे फिक्स परिवर्तन है, हमेशा आक्स्ट होगा। जैसे ही पता चलेगा कि यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव है तो सेड को बदल लोगे किसमें, आक्स्ट में। ये एक तरफा परिवर्तन था। लेकिन इम्परेटिव में एक तरफा नहीं होता है। देखिए यहाँ लिखे हैं कि सेड का परिवर्तन किसके अनुसार होता है, भाव के अनुसार होता है। क्योंकि इसमें कई सारे भाव होते हैं। इंट्रोगेटिव में एक ही भाव होता है, असर्टिव में एक ही भाव होता है। इसीलिए हम आपको कहे कि सेड को टोल्ड कर लेना और सेड को आस्क्ड कर लेना, किसमें, इंट्रोगेटिव में। लेकिन इसमें हम ऐसे नहीं कह पाएंगे। इसमें जो है 3 भाव होता है। आइए देखते हैं। पहला भाव जो होता है बच्चों क्या होता है, आज्ञा या आदेश होता है। क्लियर ना? दूसरा जो भाव होता है इसमें क्या होता है, सलाह होता है। ठीक, सलाह में कुछ और भी सिनोनिम्स आते हैं, जैसे सलाह में परामर्श हो गया, सुझाव हो गया,
है ना, ये बात विमर्श हो गया, ये भी क्या होता है, सलाह में ही आता है। इसलिए उसमें से हम केवल एक शब्द को रखें, किसको, सलाह को। और तीसरा वाला जो शब्द होता है ये हमारा क्या है, विनती होता है। तो हमारे कहने का मतलब क्या निकला कि इम्परेटिव सेंटेंस हम उस वाक्य को कहेंगे जिसका भाव निकलता है किसमें, आज्ञा या आदेश में, हम उसको इम्परेटिव कहते हैं। ठीक, वह सेंटेंस जिसमें सलाह का भाव प्रकट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव कहते हैं। ठीक, वह सेंटेंस जिसमें विनती का भाव प्रकट होता है उसको हम क्या कहते हैं, इम्परेटिव कहते हैं। समझ आ रही बात ना। तो इसमें तीन जो भाव हम यहाँ पर लिखे हुए हैं, और हम लिखे हैं कि सेड का परिवर्तन किसके अनुसार किया जाएगा, भाव के अनुसार जो है किया जाता है। जैसा भाव होता है हम वैसा सेड बदल देते हैं। और एक बात आपको हम बता दें कि इम्परेटिव का क्वेश्चन बड़ा इजी होता है, बहुत जल्दी लग जाता है। इसमें गलत क्या होता है, यही भाव निकालना ही गलत होता है, क्योंकि आप सही भाव लगाओगे तो सही सेड को बदलोगे। यदि भाव में आज्ञा है, आपको लगा कि वह आज्ञा नहीं सलाह है, तो आप एडवाइस लिख दोगे, सेंटेंस आपका क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो इसमें मेन इसकी कहानी क्या है कि भाव निकालना ही इंपॉर्टेंट है। यदि वही आप जान गए तो आपका सेंटेंस ये क्या हो जाएगा, बन जाएगा। क्लियर ना। तो आज हम उन तमाम चीज़ों को बताएंगे। आप कैसे जानोगे कि आदेश है, हम इस पर भी बात करेंगे। हमको कैसे पता चलेगा कि इस सेंटेंस में सलाह है, हम इस पर भी बात करेंगे। और हम कैसे जानेंगे कि इस सेंटेंस में जो है विनती का भाव है, इन सारी चीज़ों पर जो है बात की जाएगा। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन आज नहीं रहेगा, केवल आप बने रहे और देखते रहें। ठीक ना। आइए देखते हैं, जब हमारे सेंटेंस में आदेश का भाव रहेगा तो ये सेड का परिवर्तन किया जाता है ऑर्डर्ड में। पहला चेंजिंग आप ध्यान से समझिएगा, किस में किया जाता है, ऑर्डर में किया जाता है। बच्चों एक और शब्द होता है, हम कभी कभी सेंटेंस में जो है कमांडेड का भी प्रयोग कर लेते हैं। कमांडेड का प्रयोग कब किया जाता है वो भी हम बताएंगे। फिलहाल इतना आप ये जान लीजिए कि यदि हमारे सेंटेंस का भाव किस में जा रहा है, आदेश में जा रहा है, तो वहाँ सेड का परिवर्तन ऑर्डर्ड में या कमांडेड में जो है हम करेंगे। ठीक ना। यदि हमारा सेंटेंस का भाव किस में आ रहा है, सलाह में जा रहा है, तो हमारा परिवर्तन होगा किस में, सेड जो है बदल जाएगा एडवाइस में। ये दूसरा चेंजिंग हुआ। ठीक ना। और यदि हमारे सेंटेंस का भाव जो है विनती में यदि आता है तो सेड को जो है हम बदल देते हैं किस में, रिक्वेस्टेड में जो है बदल कर लिखा जाता है। तो ये रहा सेड का परिवर्तन, यानी सेड कैसे चेंज होगा। नरेशन में यही से अंतर होता है कि सेड में हम सेड को कैसे बदलेंगे। तो ये आप जान ही गए कि सेड का बदलने का मतलब कि यदि आदेश का भाव आपको लगेगा तो आप सेड को ऑर्डर में करेंगे, यदि सलाह का भाव आएगा तो वह एडवाइस में हो जाएगा, है ना। यदि विनती का भाव आ जाता है तो वो क्या होगा, रिक्वेस्टेड में हो गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हम बताएं कि सेंटेंस बदलता है तो नियमों में अंतर होता है। नियमों में अंतर कहाँ है, केवल दो जगह। पहला अंतर सेड का परिवर्तन जान गए हम लोग कहा जाएगा। दूसरा अंतर क्या है बच्चों, कंजक्शन है। कंजक्शन का क्या लगाएंगे ये चीज़ है। तो इसमें इम्परेटिव में जो हमारा कंजक्शन होता है ये बच्चों क्या होता है, टू होता है। ठीक ना। तो ये सारी चीज़ हम लोग देख लिए। हम इम्परेटिव में क्या बताए, इम्परेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं इस पर हम बात कर लिए। इम्परेटिव में हम बताए कि सेड का परिवर्तन भाव से होगा। आप देख रहे हैं कि भाव से भी हम परिवर्तन कर लिए, लेकिन सबसे आवश्यक चीज़ और सबसे ज़रूरी चीज़ तो रही गया। सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है, हम कैसे जानेंगे कि हमारा सेंटेंस इम्परेटिव है। समझ वाली बात ना। कैसे जानेंगे, तो इस सेंटेंस का भी स्ट्रक्चर होता है, हर सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। बिना स्ट्रक्चर का संसार में कोई भी चीज़ बना ही नहीं है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, देखिए कि इम्परेटिव सेंटेंस बता दें कि दो ही टाइप का आता है, केवल अफर्मेटिव में रहता है, नहीं तो किस में आता है, निगेटिव में आता है। समझ आ रही बात ना। तो देखिए यहाँ इम्परेटिव का यदि अफर्मेटिव रहेगा तो इस सेंटेंस का मॉडल देखिए क्या रहेगा, ये रहेगा। यानी शुरुआत किससे होगा, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा और फिर यहाँ पर क्या होता है, अदर होता है। यानी कहने का मतलब यदि कोई भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होकर के आ रहा है तो निश्चित 100% आपका सेंटेंस क्या होगा, इम्परेटिव होगा, वो भी अफर्मेटिव होगा। ठीक ना। निगेटिव यदि आता है तो इसी सेंटेंस के आगे देखिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, डू नॉट लगा हुआ है। तो जो सेंटेंस डू नॉट से शुरू होता है और तुरंत क्या आता है, वर्ब आता है, वो भी किस फॉर्म में, फर्स्ट में आ जाता है, तो वो भी सेंटेंस आपका क्या होता है, इम्परेटिव लेकिन निगेटिव होता है। कभी कभी जो है डू नॉट की जगह पर आप देख सकते हैं कि यहाँ नेवर आ जाता है।
तो यही 3 टाइप का सेंटेंस जो है यहाँ आएगा। इम्परेटिव सेंटेंस को 2 पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे। इसमें एक बड़ा स्पेशल शब्द आता है लेट, लेकिन लेट को आज नहीं देखेंगे, आज केवल इन पर हम बात करेंगे। क्लियर बात समझ में आ रही है ना? तो हमारे कहने का मतलब कि इम्परेटिव का जो सेंटेंस आएगा इसका स्ट्रक्चर आप जान ही गए, यानी कि वर्ब से शुरू होकर के आता है, निगेटिव होता है तो हमेशा डू नॉट लगा होता है, और नेभर कभी कभी नेभर से भी आ जाएगा। आप लोगों के माइंड में ये भी सवाल चल रहा होगा कि डू अकेले नहीं है, इसका एक और साथी होता है, कौन? डज होता है। तो इम्परेटिव में कभी डज नहीं दिखता है, हमेशा दिखता है कौन? डू दिखता है। तो क्यों डू दिखाई देता है, डज क्यों नहीं आता है, हम इस पर भी थोड़ा बात कर लें। क्योंकि इम्परेटिव में आप देख रहे हैं कि भाव यहाँ पर क्या आता है? आदेश आता है, सलाह आता है, विनती आता है। तो ये तीनों चीज़ हम किसे कहते हैं, किससे करते हैं? ये तीनों चीज़ किससे, क्या आदेश किसको हम देंगे? जो हमारे सामने रहता है उसी को आदेश देते हैं, जो हमारे सामने रहता है उसी से न विनती करते हैं, जो हमारे सामने होता है उसी से हम सलाह लेते हैं। तो हम अपने सामने वालों को एक शब्द से बुलाते हैं। हिंदी में कहें तो हम 2 शब्द भी ले लेते हैं। हम अपने सामने वाले को तुम कह देते हैं। बहुत इज्जत यदि दे रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, तो हम आप उसको कह लेते हैं। समझ वाली बात ना? आप समझना कि तुम हो गया और चाहे आप हो गया, इन दोनों की जो अंग्रेजी होती है वह यू होती है। बहुत पहले दाऊ का प्रयोग होता था आपके लिए, लेकिन अब नहीं हो रहा, अब तो यू से ही काम चल जा रहा है। बड़ी अजीब लीला है। जैसे हमसे कोई बड़ा आदमी है, सीनियर है, हिंदी में हम कह दे तुम यहाँ आ जाओ तो मुंह फुला लेगा, नाराज हो जाएगा, भाग जाएगा, ये वही नहीं करेगा, नाराज हो जाएगा, हमको तुम कह दिया। अंग्रेजी इतना बेशरम भाषा है कि उसको जो है तुम से यू कह करके बुला दो तो कोई बात नहीं है, चलेगा। क्यों? हिंदी में जो हमसे लोग बड़े लोग हैं, हम तुम कह दिए उसको तो क्या हमको माफ़ कर देगा? वह कहेगा हमको अपमानित कर दिया, हमको तुम कह दिया। अंग्रेजी में यू कह दो तब कोई बात नहीं है। वो अगला आदमी समझ ले, खुद अपने से समझ ले कि हमको आप कहा होगा, अपने हमारे ऊपर है। मान लो हमको कोई यू कह रहा है तो हमारे सेंस पर है कि हम अपने से मान लेंगे कि हमको आप कहा है। वो समझ आ रही बात ना? तो इसमें हम सवाल कर रहे थे कि आखिर इसमें डू क्या चीज़ है, यानी क्यों डू ही आता है, डज नहीं आता है। अभी भी हम बताए कि हम जब सामने बात करते हैं, हमारे सामने हमेशा कौन होता है? यू होता है। यू नंबर से बहुवचन होता है, प्लूरल नंबर होता है, और बहुवचन के साथ डू और डज में से प्रयोग किसका होता है? डू ही करना होता है। इसमें सब्जेक्ट जब भी रहता है तो यू ही रहता है, जो छुपा रहता है। समझ आ रही बात ना? तो वो हमेशा बहुवचन है, तो जो बहुवचन की जो सहायक क्रिया है हम उसी को जो है यहाँ पर लगाए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर हमेशा किसका प्रयोग होता है? डू का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग नहीं होता है। समझ आ रही बात ना? तो हमारे कहने का मतलब कि यदि इम्परेटिव का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखते ही पहचानना पड़ेगा पहले, तभी तो आप डिसाइड करोगे कि किसका नियम लगाना है, अफर्मेटिव का लगाना है कि इंट्रोगेटिव का लगाना है, कि इंट्रोगेटिव का लगाना है कि इम्परेटिव का लगाना है। पहली बात तो ये हो गया है। इसीलिए हम ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ताकि आप अच्छी तरह समझ लें कि हमारे सामने इम्परेटिव का क्वेश्चन आएगा तो हम कैसे जानेंगे। जैसे देखिए एक एग्जाम्पल में हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि ओपन द डोर है। हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है समझ लीजिए कि ये किस टाइप का सेंटेंस, मिला लो अपने फार्मूला से। सबसे पहले कौन होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। देखिए वर्ब यहाँ पर ओपन लगा ही है, ऑब्जेक्ट में यहाँ पर क्या है? द डोर लगा ही है। तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वह इम्परेटिव होते हैं। यदि हम कह दें इसको निगेटिव में आप बदल दीजिए, तो निगेटिव बदलने का मतलब इसी के आगे हम क्या लिख देंगे? डू नॉट रख देंगे, चाहे नेवर रख देंगे, तो वह सेंटेंस हम लोगों का निगेटिव हो जाता है। समझ वाली बात ना? तो आप लोग ये भी जान गए कि यहाँ आपको सबसे पहले हम बताए कि सेड कैसे बदला जाएगा, भाव के अनुसार जो है चेंजिंग होता है, ठीक ना। और इम्परेटिव का सेंटेंस जब हमारे सामने आएगा तो कैसा दिखेगा ये भी हम बात कर लिए। इसका मॉडल भी आपको दिखाया कि जब भी रहेगा तो इसी मॉडल में से बन करके आता है। अब हम आते हैं कि आखिर ये भाव के अनुसार जो चेंजिंग है, भाव के अनुसार सेड का परिवर्तन जो है ये चेंज हम करने जा रहे हैं, तो इसकी कहानी क्या है, कैसे जानेंगे, कैसे हमको पता चलेगा कि यहाँ पर आदेश का भाव है, कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर सलाह का भाव है। तो अब अच्छी तरह से थोड़ा समझिएगा, क्योंकि इम्परेटिव यहीं पर टिका हुआ है। भाव ही आपको समझ में आ गया तो आप मुँह ज़बानी इसको बताओगे। तो आइए देखते हैं। अब इसको देखने का मतलब ये है कि एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले करके आपको समझाएंगे, ताकि जो है किसी भी तरह का कोई भी डाउट जो है आपके मन में न रहे और आप देखते ही क्वेश्चन को जो है सॉल्व करें। बताने और पढ़ाने का मेन मकसद हमारा यही है
कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी रहें, ऐसे क्वेश्चनों को देखते ही समझा लें, देखते ही बता लें, ठीक ना। एक क्वेश्चन जो यहाँ पर हम लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि द टीचर सेड, और यहाँ पर क्वेश्चन है आपका सिट डाउन है। हम कह दें कि इसको इनडायरेक्ट में आप बदल दीजिए, ध्यान से समझिएगा। अभी आप लोग पढ़े हो कि यहाँ जो सेड का जो परिवर्तन होता है वह किसके अनुसार होता है, भाव के अनुसार होता है। और भाव का पता कहाँ से चलेगा, इस बात को समझिएगा। ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब का क्या है, ये रिपोर्टिंग वर्ब का यही ना हिस्सा है। इस रिपोर्टिंग वर्ब में सबसे पहले हम किसको टारगेट लेते हैं, स्पीकर को ले लेते हैं। हम ये देखेंगे कि स्पीकर पर बोलने वाला कौन है, वक्ता हमारा कौन है, वक्ता का स्टेटस क्या है। यदि यहाँ का वक्ता जो है कोई पद से बात कर रहा है ना, किसी स्टेटस से वह बात कर रहा है, किसी समझ लीजिए कि वह क्या है ये पता करना है। यदि यहाँ वो सीनियर जैसा दिख रहा है, कोई अधिकारी जैसा दिख रहा है, तो वहाँ 100% जो है आपका भाव क्या होता है, आदेश का होता है। समझ आ रही बात ना। यानी कहने का मतलब है कि स्पीकर में देखिए, स्पीकर का हैसियत है क्या, किस हैसियत से, किस पद से वह बात किया है, किस लेवल से बात कर रहा है, उसका लेवल क्या है, वो जूनियर है कि सीनियर है। यदि उसमें से जूनियर निकल जाता है तो वहाँ पर दूसरा भाव हो जाता है, यदि सीनियर में आ जाता है तो वहाँ पर 100% भाव क्या होता है, आदेश का होता है। तो देखिए टीचर से टीचर कहा, और कहा क्या है, सिट डाउन, कहा बैठ जाओ। तो टीचर का संबंध किससे होता है, बच्चों से होता है, और बच्चों का संबंध किससे होता है, टीचर से होता है। तो टीचर और बच्चों के बीच का जो रिश्ता होता है आदेशात्मक होता है। तो इसलिए जो है यहाँ सेड का परिवर्तन हम किसके अनुसार करेंगे, आदेश के अनुसार करेंगे। तो जब आदेश के अनुसार करेंगे तो अब इसको लगाइए, तब हमको यही पता करना था कि सेड किस में बदलेगा। तो हम जानेंगे तो हमारा क्वेश्चन बनेगा क्या कि द टीचर, सेड बदल जाएगा आप किस में, ऑर्डर्ड में होगा ना। इसके बाद यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट रहे या न रहे हम बदल देते हैं, ठीक ना। आप कहें कि इन दोनों का कंजक्शन क्या है, हम टू लगा देते, देखिए टू से ही लगा करके जोड़ रहे हैं। और बता दें कि इधर आपको कुछ करना ही नहीं है, जो सेंटेंस जैसे है वैसे उतार लें। यानी इधर सेंटेंस का टेंस नहीं बदलता है और न ही सेंटेंस बदलता है, जिस फॉर्मेट में बना है ठीक उसी फॉर्मेट में आ जाता है। और आप लोग अच्छी तरह जानते हो कि प्रोनाउन का कोई समझौता नहीं है, प्रोनाउन जहाँ भी होता है वो बदल जाता है, ठीक ना। इसमें प्रोनाउन नहीं दिया गया है, इसलिए यहाँ जाएगा क्या, सिट डाउन, और यहाँ पर लग जाएगा फुल स्टॉप। ये सबको समझ में आ गया ना। यानी हमारे सेंटेंस में हम सबसे पहले इम्परेटिव में देखेंगे कि जो भाव रहेगा, यानी बोलने वाला जो व्यक्ति है, यदि वह किसी हक को लेकर के बात कर रहा है, उसका कोई पद यदि है, यदि वह सीनियर जैसा जान पड़ता है, तो वहाँ हमेशा सेड का परिवर्तन किस में किया जाता है, ऑर्डर में किया जाता है। एक बात और अभी भी इसके पहले हम बताए थे कि ऑर्डर की जगह पर कभी कभी कमांडेड का भी प्रयोग होता है। तो कहाँ कमांडेड लगता है, ध्यान से समझिएगा। यदि स्पीकर का यहाँ जो जगह है, इस स्पीकर के जगह पर कोई फोर्स से संबंधित अधिकारी है, समझ रही बात ना। फोर्स से संबंधित अधिकारी है, चाहे कोई आर्मी का अधिकारी है, चाहे कोई एयरफोर्स का अधिकारी है, मतलब जितने भी वर्दी पहनने वाले लोग होते हैं, है ना, इनकी यदि अधिकारी वहाँ पर आ रहे हैं तो वहाँ आप ऑर्डर का प्रयोग न करके किसका प्रयोग करेंगे, कमांडेड का प्रयोग करेंगे, तो वह सेंटेंस अच्छा माना जाता है, वही सही भी होता है। ऑर्डर लगा देंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन सबसे अच्छा चीज़ क्या है कि हम कमांडेड का प्रयोग करेंगे तो हमारा क्वेश्चन और बेहतरीन हो जाता है। समझ में आ गया ना। तो कहाँ ऑर्डर लगेगा, कहाँ कमांडेड लगेगा, ये सबको पता हो गया। अब हम आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पर। जैसे एक सलाह के लिए एक एग्जाम्पल जैसे हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन है कि राम सेड टू मी है, और यहाँ पर हम ऐसे लिख दिए कि लर्न योर लेसन है। हम कह दें इस क्वेश्चन को जो है आप इनडायरेक्ट में बदल दीजिएगा। अब हमको समझना कि हम कैसे जानेंगे कि सलाह है, ध्यान से समझिएगा। कहे हैं कि स्पीकर के जगह पर कोई पदाधिकारी है, कोई पद वाला व्यक्ति है और सीनियर है, तो वहाँ पर आदेश होता है, ठीक। और जब यहाँ स्पीकर के जगह पर आप ये देखो कि ये कौन है, इसका पद क्या है, जब पद या लेबल पता न चले तो वहाँ हम सीधे क्या लगा देते हैं,
एडवाइस लगाते हैं। अब बताइए तो राम यहाँ पर क्या है? ये चपरासी है कि डीएम है कि अध्यापक है कि क्या है? कुछ पता चल रहा है? इसके पहले हम टीचर लिखे थे, तो टीचर का एक पद होता है ना, वह पद नोन था। ये क्या है? अननोन पद में है, हम नहीं जान पा रहे हैं कि ये राम क्या है। और हम बता दें कि एडवाइस जो है कहाँ कहाँ लगाते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक मित्र यदि दूसरे दोस्त से बात करता है तो वहाँ पर भाव क्या होता है? सलाह का होता है। माता पिता यदि बच्चों से बात करते हैं तो वहाँ भी भाव क्या होता है? सलाह होता है। डॉक्टर जो है मरीज से बात करता है तो वहाँ भी क्या होता है? सलाह ही होता है। परामर्श देता है तो परामर्श का मतलब क्या है? सलाह होता है। यानी माता पिता बच्चों से बात करते हैं तो वो भी सलाह हो गया, ठीक ना। एक भाई जो है अपने भाई से बात किया तो वहाँ भी क्या है? सलाह है। भाई अपने बहन से बात कर रहा है, चाहे बहन बहन से बात कर रही है तो वहाँ भी क्या होता है? सलाह होता है, ठीक। एक चीज़ ये समझिएगा, जब यहाँ ये पता ही नहीं चले कि ये कौन व्यक्ति है, जब हमारे स्पीकर का स्टेटस पता न चल पाए कि वह किस लेवल में है, उसका पद क्या है, हम नहीं यदि जान पा रहे हैं तो आप आंख बंद करके जो है यहाँ पर क्या लगाएंगे? एडवाइस लगाएंगे। आप बताइए तो राम क्या है? ये चपरासी है कि क्या है? कोई पद जान पड़ता है तो हम सीधे सीधे यहाँ पर क्या लगाएंगे? एडवाइस। तो सेंटेंस हमारा बनेगा क्या कि राम एडवाइस्ड। क्लियर? आइए टू हटा करके यहाँ पर मी, इन दोनों को जो है हम क्या किए? डैट से मिस्टेक हो गया, डैट नहीं, यहाँ पर हमको क्या लगाना है? टू लगाना है। यही कंजक्शन में जो है आप गलत लगा देंगे तो हमारा क्वेश्चन क्या होता है? गलत हो जाता है, क्योंकि असर्टिव पर हम सबसे ज़्यादा काम करते हैं। असर्टिव में डैट लगाते लगाते क्या है? आदत हो जाती है। क्लियर ना? अब बाकी का सेंटेंस नहीं बदलना, सेम उतार देना है, ठीक। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन बनेगा क्या कि लर्न। ये जानते ही हो कि ये हमारा प्रोनाउन है। अभी भी हम कहें कि प्रोनाउन यदि रहेगा तो हमेशा क्या होता है? चेंज होता है। तो इस प्रोनाउन का चेंजिंग हम कहाँ से करेंगे? सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन का चेंजिंग होता है रिपोर्टिंग ऑफ के ऑब्जेक्ट्स होता है। देख लीजिए ये योर क्या है? ये पॉसेसिव है, तो जब यहाँ आएगा तो इसे पॉजेसिव मान करके ले जाएगा। तो मी का पॉजेसिव क्या है? लगा लो। तो मी का क्या होता है? माई। इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा? लेसन। इसके बाद फुल स्टॉप। तो ये रहा है आपका सलाह वाला सेंटेंस। यदि आप यहाँ जो है भाव निकालना सीख जाते हैं तो इधर तो गलत होने का चांस ही नहीं। इधर कुछ नहीं करना, देखिए केवल टू से जोड़ करके सेम सेंटेंस को हम यहाँ पर उतारे हैं, केवल प्रोनाउन को जो है बदले हैं, ठीक ना। एक क्वेश्चन हम लेते हैं रिक्वेस्ट वाला, थोड़ा उसको समझिएगा। यानी कि इम्परेटिव में कैसे रिक्वेस्ट हो जाता है ये समझिएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन यहाँ पर है कि सी सेड टू मी है और यहाँ पर लगा हुआ है प्लीज़, और यहाँ पर कह रहा है कि हेल्प मी है। ध्यान से समझिएगा, यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, हम अभी भी यहीं पर हम फॉर्मेट लिखे थे कि इम्परेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मेट होता है, इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, अदर होता है। यही फॉर्मेट इम्परेटिव का होता है। मिला लीजिए, यही आया है। यानी देखिए वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में कौन है? हेल्प है। ऑब्जेक्ट में कौन है? मी है। हम कैसे जानेंगे कि यहाँ रिक्वेस्ट है, ठीक ना। देखिए इस सेंटेंस के आगे या पीछे, कहीं भी आगे लगा हो चाहे पीछे, यदि सेंटेंस के आगे या पीछे यहाँ पर यदि प्लीज शब्द आया है, चाहे सर शब्द आया है, या इसमें जो है काइंडली शब्द आ गया है, तो यह निश्चित जो है आपका क्या है? विनती का भाव होता है। याद हो गया ना। यदि हमारे इम्परेटिव सेंटेंस में चाहे यहाँ देख लो और चाहे यहाँ देख लो, लास्ट में हो और चाहे शुरू में प्लीज लगा हो, चाहे सर लगा हो, चाहे काइंडली शब्द लगा हो, तो 100% वहाँ पर भाव क्या होता है? विनती का होता है। वहाँ सेड का परिवर्तन हम किस में करेंगे? रिक्वेस्टेड में। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आया कि सी सेड टू मी, वह मुझसे कही, ठीक। अकरा कि प्लीज हेल्प मी, यानी कृपया मेरा मदद करो, ये चीज़ है। तो आप कह सकते हो कि आई प्लीज शब्द जरूरी नहीं है कि हमेशा आगे ही होता, हम ऐसे भी कहते हैं कि हेल्प मी प्लीज, चाहे काइंडली हेल्प मी, हम पहले भी ले लेते हैं और हम लास्ट में भी ले लेते हैं, तो दोनों साइड हो सकता है, ठीक ना। तो जैसे ही ये शब्द आपको दिखाई दिया, आप जान जाना कि वहाँ पर भाव क्या है? विनती का। एक बात और बता दें कि मांगने के अर्थ में हमेशा भाव क्या होता है? विनती होता है।
जैसे कोई चीज़ हम किसी से मांग रहे हैं इन शब्दों को हम नहीं लगाए हैं तो वहाँ भी भाव क्या होता है, विनती का ही होता है। क्लियर ना? अब बना लीजिए। आइए इसको जो है हम बनाते हैं, ध्यान से समझिएगा, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लिए हुए हैं। जैसे सी हो गया, सेड का परिवर्तन हम यहाँ पर करेंगे क्या, रिक्वेस्टेड होगा ना, और इसके बाद यहाँ से मी, इन दोनों को हम क्या किए, टू से जोड़ लिए। एक बात बता दें, चाहे यहाँ प्लीज़ हो, चाहे काइंडली हो या सर, तीनों में से कोई भी शब्द है वह यहाँ से हट जाता, क्योंकि वही भाव दे दिया क्या, रिक्वेस्टेड का। और जो बचा है वो बना लो। तो बचा यहाँ से क्या है कि हेल्प हो गया। आई मी आपका प्रोनाउन है, ये तो आएगा नहीं, ये बदलेगा कहाँ से, सी से, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है। और देखो वहाँ मी क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से आएगा तो सी से क्या मांगेगा, ऑब्जेक्ट। तो सी का ऑब्जेक्ट है क्या, हर। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर हर, इसके बाद फुल स्टॉप, ऐसे करके जो है बनाया जाता है। समझ में आया ना? या हाँ, अब हेल्प के आगे डोंट यदि लग जाएगा तो हमारा क्वेश्चन निगेटिव हो जाएगा। तब निगेटिव रहेगा तो बस क्या करेंगे, आई टू के पहले यहीं पर क्या करेंगे, नॉट लगा देंगे। तो अभी हम अपना सब्जेक्ट अफर्मेटिव का लिए हुए हैं, समझ आ रही बात ना? अभी हम अफर्मेटिव पढ़ा रहे हैं। जब अफर्मेटिव आप लोगों को आ जाएगा तब निगेटिव वाला भी क्वेश्चन देंगे। निगेटिव को कैसे बनाया जाएगा उसको अलग तरीके से बताएंगे। हम काम किस पर कर रहे हैं, अफर्मेटिव पर। समझ में आ गया ना? ये तो अफर्मेटिव वाला सेंटेंस रहेगा तो हम इस तरीके से जो बनाएंगे। सबसे पहले आप मतलब असर्टिव में क्या देखिए, इसमें यदि अफर्मेटिव में आया है तो इसमें क्या कठिन लगा, इसमें इधर रिपोर्टेड स्पीच में जो काम हो रहा है क्या उसमें कुछ है? रिपोर्टेड स्पीच में हम कुछ नहीं करें, देखिए केवल टू से जोड़ लिए हैं और रह गया प्रोनाउन का चेंजिंग। तो ये हमारा पुराना चेंजिंग है, ये हम बहुत पहले ही पढ़ चुके हैं। इसमें इम्परेटिव के पहले स्टेप में अफर्मेटिव या निगेटिव जो भी क्वेश्चन आप पढ़ोगे, इसमें टोटल मैटर डिपेंडेड है किस पर, सेड के परिवर्तन में। यदि सेड का सही परिवर्तन आप कर दिए तो आपका क्वेश्चन 100% क्या होगा, सही होगा। और सही परिवर्तन कैसे करोगे, यदि सही भाव निकालोगे तब। यानी आपको पता लगाना पड़ेगा सेंटेंस के भीतर जाकर कि कहने वाला जो व्यक्ति, जो स्पीकर है वह कौन है, किस हैसियत से बात कर रहा है, किस हक से बात कर रहा है, उसका पद क्या है। यदि कोई पदाधिकारी है तो वहाँ पर ऑर्डर लगाना, समझ आ रही बात ना? यदि उसका पद क्लियर न हो, बिना पद वाला यदि व्यक्ति है तो वहाँ पर एडवाइस करना। और यहाँ काइंडली, प्लीज या सर किसी सेंटेंस में लगा है तो निश्चित वहाँ पर भाव क्या होता है, रिक्वेस्टेड होता है। रिक्वेस्टेड में जो है आप सीधे सीधे जो है टू से जोड़ करके आप लगा लेना। समझ वाली बात ना? तो आज जो है बच्चों अफर्मेटिव का ही आज जो है क्लास लेंगे, नेगेटिव का क्लास जो है आज नहीं लेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना? तो इसलिए जो है असर्टिव का ही सेंटेंस बनाएंगे। आज अपनी क्लास को यहीं पर हम ओवर करेंगे। और एक बात फिर कहेंगे कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे, हमारा टीचिंग जो है बेहतर लग रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर लिख करके बताएंगे। आप केवल वीडियो देख लेते हैं और कुछ नहीं लिखते हैं, हमको पता ही नहीं चल पाता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं ये सही जा रहा है कि नहीं, हमारी मेहनत सही हो रही कि नहीं हो रही है। तो कम से कम एक बार बताइए कि हमारा टीचिंग कैसा जा रहा है। फिर मिलते हैं कल निगेटिव के साथ, और यह लेसन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बाय, नमस्कार।